ये एक वजह है। मैंने ओपनली बता तो दी है, लेकिन ये बात यही है कि ये वजह है। अगर कोई लोग ये सोचने के यार खा के हम थोड़ा वज़न कम कर लेंगे, वो बहुत महंगा सौदा करेंगे, वो बहुत महंगा सौदा करेंगे इस मामले में, क्योंकि जब कम है तो देने का बहुत फ़ायदा है, और जब नॉर्मल है ज़रा सा भी ज़्यादा दिया तो बहुत रिस्की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल का मकसद हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट और ऐसे डिज़ीज़ जिनको हम योगा के पोस्चर्स के ज़रिए हल कर सकते हैं या अपने एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स को अपने साथ बिठा के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो हम करते हैं। और आज इस सिलसिले में हमने जो बीमारी चूज़ की है वो है थायराइड। थायराइड के बारे में हम डॉक्टर अजमल के साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि थायराइड जो है वो क्यों होता है, कैसे होता है और उसका क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं थायराइड है क्या और कौन सी एज से स्टार्ट होता है? नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे यहाँ दावत दी, और बड़े ही एक फिर से मैं कहूँगा कि आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया है, और वो टॉपिक लिया है जो कि कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा कॉमन भी है, और अंडर दी के समझे क्या कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग हम केसेस देखते हैं। बाकी ज़्यादातर केसेस जो है लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। थायराइड जो है एक हार्मोनल डिजीज़ है। मैं आम फहम में सारी चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में से एक है। हार्मोनल समझे आप, थायराइड हार्मोन जो है हमारी बॉडी में एक इंजन का फ्यूल की तरह से है। वो इस सेंस में आप कह सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी मैकेनिकल या आप कहने के ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं वो थायराइड हार्मोन के ज़ेरे असर रहते हैं। हार्ट रेट की बात है, हार्ट के ऊपर आप बात कर लें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बात कर लें, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ की बात कर लें, हेयर ग्रोथ की बात कर लें, नेल है, स्किन है, ईच एंड एवरीथिंग, मसल्स हो गए, हद तक के मूड भी, ये सब चीज़ें जो हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन हैं। ठीक है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट हार्मोन्स इन द बॉडी के अगर इसमें कोई भी चेंजेस आती है तो ओवरऑल बॉडी के सारे सिस्टम्स जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाते हैं। थायराइड जो एक ग्लैंड है यूजुअली हमारे ये नेक एरिया में यहाँ मौजूद होता है, और ये कंट्रोल रहता है अंडर द ब्रेन। हमारे ब्रेन में एक एरिया है हाइपोथैलेमस, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है बड़ा मशहूर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड को फोर्स करता है कि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन बनाए। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है ब्लड में, और फिर वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली कराता है। इसमें दो सिचुएशंस होती हैं हमारे पास कि आइदर हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या हार्मोन कम बन रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा बन रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर कम बन रहा है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसकी मल्टीपल वजूहात हैं हाइपर होने की और हाइपो होने की। वो तो फिर क्लिनिकली एग्ज़ाम और टेस्ट करके हम उसके अंदर पेशेंट के अंदर पता लगाते हैं कि किस वजह से ये कम हो रहा है, किस वजह से ज़्यादा हो रहा है, और उस हिसाब से उनके ट्रीटमेंट्स प्लान किए जाते हैं। सीवियरिटी डिजीज़ की भी उन्हीं हिसाब से बताई जाती है पेशेंट्स को, और उसी हिसाब से उसको फर्दर टेक केयर किया जाता है। कौन सा लैब टेस्ट डॉक्टर साहब होता है जिससे हम पता करते हैं? देखिए, अगर पहले तो मैं कंडीशंस आपको बता दूं कि किस वक्त आपको पोटेंशियली सोच लेना चाहिए कि भाई हम थायराइड में फंस रहे हैं या हमें कुछ है जिसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस किया जाए। वो ये है कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म अगर होता है हमारे पास, तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो आपकी हर चीज़ फास्ट कर देता है। बड़ा सिंपल है कि पेशेंट को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाना या पैल्पिटेशन महसूस होती है, हद तक कि वो क्लिनिकल कंडीशन हमारी एक होती है मेडिकल कंडीशन जिसमें हम एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर कहते हैं कि हार्ट रेट इतना तेज़ हो जाए कि जो उसका एक्चुअली जो फंक्शन है ब्लड पंप करने का वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाता है। सिमिलरली साथ साथ में उसको फिर हीट लगती है। मतलब इस वक्त आप देखें सर्दी का मौसम है, और ऐसे मौसम में भी हो सकता है लोग कहेंगे मुझे पसीने आ रहे हैं, मुझे सर्दी नहीं लग रही, घबराहट हो रही है। वज़न का कम होना, डिस्पाइट आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप खाए पे खाए जा रहे हैं लेकिन आपका वज़न नहीं बढ़ता, बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है। स्किन के अंदर क्रैकिंग आ रही है, बाल ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, बहुत दफ़ा कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं कि लोग आपको ये कहने लग जाएं, क्योंकि पेशेंट को खुद पता नहीं लगता, ये लोग कहने लगे यार मुझे लगता है जैसे आप मुझे घूर कर देख रहे हैं, आपकी आंखें बाहर आ रही हैं। इसको हम स्टेरिंग गेज़ कहते हैं, या हमारे इस्लाम में उसको एक्सोफ्थेल्मस भी कहते हैं। बड़े एडवांस स्टेज में आता है, लेकिन ये बहुत दफ़ा लोग यहीं से पता लग जाता है कि यार ऐसा लगता है जैसे घूर के आंखें फाड़ के देख रहे हैं।
ये सब चीज़ें हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होना शुरू होती हैं फीमेल्स में, अपनी जो उनकी फीमेल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होना और ये सब चीज़ें होना, और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इसमें सब ये जेनेटिकली भी होती है? बिल्कुल जेनेटिकली हो सकती है। अगर आपके जेनेटिकली ये है कि अगर उनको बॉडी में पोटेंशियल है कोई साइड्स पे बढ़ने के लिए, अमूमन कम होने का ज़्यादा जेनेटिक वो होता है हमारे पास, लेकिन ज़ाती वाले में भी हो सकता है। इसमें आपके ऐसे जगह होती हैं जहाँ से पोटेंशियली हार्मोन बनने लग जाता है, जहाँ पे हार्मोन बनना नहीं चाहिए, मतलब थायराइड ग्लैंड से बनना था, उसके अलावा भी कोई साइट है वहाँ से बन रहा है। तो ये कुदरती कुछ अमल होते हैं। जैसे अगर मेरे वालिद को है तो हो सकता है मेरी सिस्टर को हो, या मेरे ब्रदर को, या मुझे भी हो सकता है। इस तरह से जेनेटिकली ट्रांसफर होता है? बिल्कुल जेनेटिकली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें, ऐसी कोई वो नहीं कि नहीं हो, तो बिल्कुल होता है। फैमिली टू फैमिली ये रन करता है, इसलिए हमेशा पेशेंट से हिस्ट्री भी पूछी जाती है कि जब वो क्लिनिकल सेटअप्स में आता है कि किसी को उनके फर्स्ट रिलेटिव्स में के फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को या बहन भाइयों में किसी को अगर है तो फिर वो उनसे हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म इस तरह की प्रेजेंट करता है, और हाइपोथायराइडिज्म में इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। हार्ट रेट का स्लो हो जाना, हर चीज़ स्लो हो जाती है। स्किन रिपेयर स्लो होता है तो स्किन पे बिल्कुल समझे क्रैकिंग पड़ना शुरू हो जाएगी, क्रस्टिंग जमा होना शुरू हो जाएगी, बाल टूटने लग जाएंगे बिल्कुल थिन से, और इस तरह से नाखून ख़राब होंगे, मूड्स जो है बहुत सुस्त होगा। अब जैसे उसमें हीट इंटॉलरेंस था कि गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही, इसमें गर्मियों में भी सर्दी लग रही होगी, और सर्दियों में तो क्या ही बात होगी, मतलब कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही होगी। और दूसरी बात ये कि वो खाना चाहे उसका दिल ही नहीं चाह रहा खाने का, खाना खाया भी नहीं जा रहा, तब भी उसका वज़न बढ़ रहा है। और यहाँ पे उसमें हमें डायरिया देखने को मिलता है हाइपर में, यहाँ पे हमें कॉन्स्टिपेशन लोगों में दिखता है, और इसी तरह से बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस में आने लग जाती हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म इस तरह से इनिशियली प्रेजेंट करता है क्लिनिकली। जब पेशेंट की इस तरह के सिम्टम्स कोई महसूस कर रहे हों या उनकी फैमिली हिस्ट्री हो तो ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट, जहाँ से हम पोटेंशियली निकाल पाते हैं कि थायराइड हार्मोन कहाँ से कम हो रहा है। क्या ये वो आया आपकी किसी ग़िज़ायती कमी की वजह से है, या आया आपका जो ग्लैंड है वो ख़ुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या फिर आपके ऊपर से कोई सिग्नल्स हैं जो नहीं आ रहे। तो उस बिना पे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और उसको चलाते हैं। बहुत कॉमन टेस्ट है, TSH एक टेस्ट बहुत मशहूर कहलाता है, लोग काफ़ी ज़्यादा आम भी है। पेशेंट जो थोड़ा मेडिकल नॉलेज थोड़ी बहुत रखते हैं तो उनको भी पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक होता है फ्री T3 एंड T4, ये थायरोक्सिन है T4, और जो TSH है वो आपके बॉडी में शो करता है कि भाई ये आपके बॉडी में हार्मोन कितना बनाना चाहिए। तो इसके ज़रिए हम करते हैं और पता करते हैं कि भाई आइदर हमारी प्रॉब्लम अपर लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, या हमारे कंटेंट लेवल। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर एज किस एज ग्रुप में देखा गया है कि थायराइड स्टार्टिंग एज कौन सी है, कुछ मखसूस रिसर्च के मुताबिक? देखिए, अगर काफ़ी स्पेसिफिक होकर देखा जाए तो ये मेजरली कॉमन फीमेल्स में हमें ज़्यादा मिलता है, और फीमेल ऑफ एज 30+ से होना शुरू हो जाते हैं साइंस, एंड विद 40 ईयर्स तक ये काफ़ी वो हो जाता है, प्रिविलिंग हो जाता है, और फीमेल्स के अंदर ही पोटेंशियली ज़्यादा है। ऑल्दो ऐसा कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वैसे है नहीं, लेकिन फीमेल्स में ये ज़्यादा मिलता है। बाकी पैदाइश के बच्चे भी हाइपोथायराइडिज्म पैदा होते हैं, स्पेशली फीमेल्स ऐसी जो कि प्रेगनेंसी या चाइल्ड बेयरिंग स्टेज में हो और उनको थायराइडिज्म हो, हाइपो या हाइपर, तो वो बड़ा ट्रिकी होता है, और चांसेस होते हैं कि यूजुअली जो बेबी बॉर्न हो रहा होगा, क्योंकि वो उस टाइम पे हार्मोन अपनी मदर से ले रहा होता है, अगर वो हाइपो में होंगी तो बच्चा भी और सीवियर हाइपो में पैदा होता है, और अगर वो हाइपर में होंगे तो बच्चे के साथ भी कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का तो वो पैदा हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को बड़ा कहते हैं कंट्रोल में रखा जाए और लेवल में रखा जाए। आयोडाइज का क्या रोल है? आयोडाइज सॉल्ट के कहते हैं इस्तेमाल करें और उससे फिर जो है थायराइड में बहुत हेल्प करता है, क्या वाकई में ये बात सही? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको हाइपोथायराइडिज्म बताया था, हाइपो के अंदर बहुत दफ़ा कोई कंटेंट अगर मिसिंग है, ठीक है, कंटेंट मिसिंग में यही है कि हमारा जो बॉडी का हार्मोन है ये बनता ही आयोडीन की मदद से है। तो यूजुअली हमारे जो ये एशियाई एरिया है इसमें आयोडीन का इस्तेमाल है नहीं, ना हमारे पानी में इतना ज़्यादा है, हमारे एरिया में जो पानी अवेलेबल है इनमें ना पानी में इतना ज़्यादा, ना ही हमारी डाइट्स ऐसी हैं जिनमें ये आयोडीन की कंटेंट है। तो इसीलिए ये हमारे पैन एशियन कंट्रीज़ में और ये सारी कंट्रीज़ में जो है हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म की हाइपो जिसमें कमी हो जाती है थायराइड की, वो कहते हैं हमारे पास केसेस ज़्यादा आते हैं। और गवर्नमेंट ने इसीलिए इनिशिएटिव निकाला है कि आयोडाइज मिला नमक जो है वो उसको कहते हैं आमतौर पे कहते हैं सोल आउट करने की कोशिश करी है,
और इसीलिए रिकमेंडेड भी यही होता है कि आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें, क्योंकि आयोडीन की कमी से बच्चों में, और ज़ाहिर है वो एडवांसिंग एजेस में जब उनके पास आयोडीन ही नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। जब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो वो सिमिलर हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ चले जाएंगे। वो बड़ा इजीली क्योरेबल है कि आप आयोडीन देना शुरू करें और पेशेंट बड़ा जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अब इसमें आती हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस जिसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए कि थायराइड की कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको नेट से मिल जाती है ईजीली जर्नल फॉर्म में, लेकिन कुछ चीज़ों में लोग देर कर देते हैं। उस चीज़ को मैं आपके प्लेटफॉर्म से चाहता हूँ कि लोगों में ये बात फैलाऊँ कि इस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और पहली फुर्सत में जो है अच्छी जगह पे अच्छे डॉक्टर्स की तरफ जो है ना अपना जो है रुजू करें और जाके दिखाएं इसको। उसमें है एक थायराइड स्वेलिंग या नेक स्वेलिंग आप कह लें। थायराइड की स्वेलिंग हमेशा सेंट्रल में होती है। हमारा एक ही पॉइंट होता है, हम इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। हम जब पानी पीते हैं थूक निकलते हैं, हल्का सा ये हिलता है लेकिन यूजुअली अपनी सेम पोजीशन पर रहता है। थायराइड की जो स्वेलिंग्स होती हैं वो आप जब खाएंगे पिएंगे या कोई पानी पिएंगे या थूक निकलेंगे तो वो हिलती है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 5 से 6 किस्म की स्वेलिंग्स हो सकती हैं। थायराइडिज्म में भी स्वेलिंग होती है, चाहे वो हाइपो में हो रही हो या हाइपर में हो रही हो, दोनों में हो सकती है। वो टेस्ट करके चेक करना पड़ता है कि कैसी है। लेकिन अगर कोई स्वेलिंग है, लेकिन स्वेलिंग के साथ अगर हार्मोन नहीं कोई डिस्टर्ब हुआ तो उसको चेक कराना बहुत लाजमी है वक्फे के साथ। एक तो ऐसी स्वेलिंग्स होती हैं, थायराइड स्वेलिंग तो है लेकिन वो आप समझे बिनाइन है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यूजुअली जो इस तरह की कोल्ड स्वेलिंग हमको कहते हैं कि भाई जो कि यूजुअली थायराइड अगर बढ़ गया तो कम होना चाहिए था या ज़्यादा होना चाहिए था, कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब है कोई ना कोई अल्लाह ना करे पोटेंशियली कैंसर की तरफ तो कोई नई चीज़ जा रही। ये चीज़ बड़ी लाजमी है। उसके लिए एक बड़ा ख़ास टेस्ट होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट, जिसको हम FNAC भी कहते हैं। FNAC में सुई से जो है वो थोड़ा बहुत लेते हैं, बायोप्सी करते हैं और उसको फर्दर देखा जाता है कि किस तरफ है। तो इस तरह की स्वेलिंग्स को अगर आपके पास कभी भी किसी को नज़र आती हैं तो इसको ज़रा देखें और इस बारे में डिस्कशन करें। बाकी मैंने कुछ सिम्टम्स आपके सामने यहाँ रखे हैं, ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं लोगों के साथ। तो इनमें से अगर 2-3 का मिक्सचर कभी भी किसी को नज़र आए तो उसके बारे में ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें। मेडिसिन के अंदर हमने एक ही मेडिसिन देखी है ज़्यादातर, थायरॉक्सिन, और उसके ऊपर लिखा होता है पायजन। तो क्या ये भी एक्सटॉइड की एक किस्म है? मैं बता दूँ, देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म जो है में दिया जाता है थायरॉक्सिन। जब आपको ये पता लगे कि बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं बन रहा तो हम उसको एक्सोजिनसली, मतलब कि एक्सटर्नली हम उसको थायरॉक्सिन बनावा देते हैं। अब आप ये डिग्री में उसमें लीवोथायरॉक्सिन भी हैं, थायरॉक्सिन वैसे फॉर्म में भी हैं। होता ये कि इसको पॉइज़न लिखने की एक वजह है। जब ये ड्रग डिस्कवर हुई थी तो थायरॉक्सिन करता ये कि ज़ाहिर है आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो हाइपोथायरॉयडिज्म से स्लो हो रहा है उसको वापस नॉर्मल में लेके आएगा। अगर आप थोड़ा उसको ज़्यादा ले जाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है डिस्पाइट ईटिंग अलॉट। तो पहले ये हुआ था कि ये ज़रा मार्केट में लोगों ने, औरतों ने ख़ास करके, या आप सेलिब्रिटीज़ कह लें, इस तरह की जो थी फीमेल्स थी, उन लोगों ने वेट लॉस के तौर पे उस दवाई को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वेट लॉस करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ये मेडिसिन खा लेते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, हम वेट लॉस कर लेंगे। तो अब वो अपने आप को एक रिस्क पे डाल रहे थे कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और बहुत लोग इससे, इस दवाई को खाने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट से डेथ की तरफ चले गए या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में इन्वॉल्व हो गए जो कि बड़ी ही सीवियर किस्म की थी। इस वजह से मार्केट में अगर ओवर द काउंटर कोई उसको यूज़ ना कर सके, उस पर पॉइजन लेबल किया गया ताकि कोई भी एकदम देखे तो ज़रा सोच समझ के करें। अदरवाइज इट्स नॉट लाइक अ पॉइजन कि जो लोग बेचारे, बहुत से लोग आते हैं जब डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं, वो देखते हैं डिब्बी पे पॉइजन लिखा है, कहते हैं मुझे पॉइजन खाने को दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक वजह है, मैंने ओपनली बता तो दी है, लेकिन ये बात यही है कि ये वजह है। अगर कोई लोग ये सोचने के यार खा के हम थोड़ा वज़न कम कर लेंगे, वो बहुत महंगा सौदा करेंगे, वो बहुत महंगा सौदा करेंगे इस मामले में, क्योंकि जब कम है तो देने का बहुत फ़ायदा है, और जब नॉर्मल है ज़रा सा भी ज़्यादा दिया तो बहुत रिस्की है। बीइंग अ डॉक्टर, आप लोग ये मेडिसिन, मैंने देखा है थायराइड के जो पेशेंट हैं उनको शुरू में सूट नहीं कर रही होती, तो आप लोग क्या वेट देखते हैं, ओवरऑल पेशेंट का वेट कितना है, उस हिसाब से इस मेडिसिन को कुछ टाइम लगता है सेट होने में पेशेंट को जब वो मेडिसिन खाना शुरू करते हैं? जी, ऐसा ही होता है कि हम इसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको दिया जाता है। यूजुअली हम शुरू में जो है लीस्ट कहते हैं लेवल से स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक पेशेंट के वेट और उसकी जो इनिशियल वैल्यूज़ आई हैं उसको देखते हुए स्टार्ट करते हैं, एंड देन विद सम टाइम उनको वापस रीटेस्ट कराने को बोलते हैं, और हम अचीवमेंट देखते हैं TSH की। असल में ये एक ना मैकेनिज़्म के थ्रू काम करता है, जिसमें हमारा एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म को हम नाम देते हैं कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मैंने शुरू में जिक्र किया था TSH का।
TSH हमारे हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस के नीचे, वहाँ से निकलता है TSH फोर्स करता है थायराइड को थायराइड बनाए। अच्छा, ब्रेन क्योंकि सेंस करता है बॉडी में थायराइड लेवल को, उस हिसाब से TSH निकालता है। उसको लगता है कम हो रहा है बॉडी में, जो एक पोटेंशियल लेवल होना चाहिए, तो वो TSH और निकालेगा। जितना ज़्यादा TSH होगा उतना थायरोसिन बनने के लिए फोर्स करेगा। अब अगर हम जब पेशेंट को दवाई देना शुरू करते हैं, उसकी बॉडी में सर्कुलेटरी लेवल पे, मतलब ब्लड के अंदर जैसे ही थायरोसिन बढ़ना शुरू होता है, तो वो हाइपोथैलेमस या में जब डिटेक्ट होता है कि भाई हाँ अब तो लेवल जो है अचीव हो रहे हैं, तो वो नीचे पिट्यूटरी को ऑर्डर कर देता है, भाई TSH कम करना शुरू करो। जब TSH भी अपना नॉर्मल आने लग जाता है, TSH कम होता है, फिर वो बॉडी भी अपना थायरोसिन उस हिसाब से बढ़ाने लगती है। उन सब में हम बैलेंस देखते हैं कि TSH जब नॉर्मल हो गया और ब्लड लेवल के अंदर थायरोसिन भी नॉर्मल हो गया एज ग्रुप और वेट के हिसाब से, तो हम उस डोज पे पेशेंट को फिक्स कर देते हैं। फिर उसके 3 मंथ्स में या 6 to 6 मंथ्स में उसको जो है फॉलो अप करने को कहते रहते हैं वो TSH एंड T4, सो दैट कि हमें लेवल्स पता लगते रहें कि कोई वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। अगर वो दोनों अपने लेवल्स पर नॉर्मल हैं, देन वो डोज आती है। हाँ, अगर हमारे डोज की वजह से अंदाज़ा हमें होता है कि भाई TSH आगे पीछे हो रहा है या थायरोसिन, तो फिर हम उसके हिसाब से डोज को प्लस एंड माइनस कर लेते हैं। अलावा जेनेटिक के क्या डिप्रेशन की वजह से भी थायराइड जन्म ले सकता है? नहीं, देखें, डिप्रेशन से थायराइड के जन्म लेने की इतनी कोई तो ऐसी वो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि थायराइड के अंदर हाइपोथायराइडिज्म में ख़ास करके, मैंने जैसे इनिशियल बताया कि आप तक के मूड पे भी अफेक्ट करता है, तो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म आपके मूड्स को अफेक्ट कर देता है। हाइपरथायराइडिज्म में बंदा काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और हाइपो के अंदर वो डिप्रेशन में जाता है। तो यूजुअली लोगों को हल्का फुल्का हाइपोथायराइडिज्म होता है तो वो डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ सकते हैं, अदरवाइज़ डिप्रेशन नहीं कर सकता। येस, डिप्रेशन सेकेंडरी तौर पे इस तरह कर लेता है कि डिप्रेशन में लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाएँ, डाइट उनकी वैसी ख़राब हो रही हो, डाइट पे कॉन्शियस नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो लैक ऑफ कहते हैं इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ ऑफ कहते हैं कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर थायराइड हार्मोन, तो ये ऐसा हो सकता है। तो थायराइड क्या अगर एक दफ़ा अगर आपको हो जाए तो फिर लाइफ टाइम बीमारी है, इसको हम रिक्यूर कर सकते हैं या इसको मेंटेन कर सकते हैं थ्रू योगा एक्सरसाइजेस या कोई और एक्सरसाइजेस या फिजियोथेरेपी? कोई ऐसा हमें हल बताएं जिससे पेशेंट स्टेबल रहे या ख़त्म हो जाए। देखें, कुछ जो डिजीज़ ऐसी हैं थायराइड की, मतलब जो है कि डिफरेंट फॉर्म्स की हैं, तो कुछ तो ऐसे हैं जो मैंने बताया डाइट की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई या लैक ऑफ आपके कितने कुछ कंटेंट्स हैं जो प्रोटीन कंटेंट है जो कि हार्मोन बनाने के लिए बॉडी में चाहिए, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो वो यूजुअली आपकी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल तो ये आपको एडजस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जेनेटिक हैं जो कि किसी भी चीज़ से असरअंदाज नहीं हो सकती, ख़ास करके हाइपरथायराइडिज्म में है या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। और लास्टली ये चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि भाई ट्रीटमेंट जो है वो उसमें यही है कि मेडिसिन तो फॉर हाइपोथायराइडिज्म अगर वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन बॉडी में फॉर्म ही नहीं हो रहा, ग्लैंड ही ठीक नहीं है, तो लाइफ टाइम उसको दवाई खानी पड़ेगी। अगर सिर्फ वो डाइटरी डेफिशिएंसी तो वो यूजुअली ओवरकम कर जाता है और वो फिर इतने अरसे हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। और कुछ ऐसी भी इसमें डिजीज़ हैं जिसमें हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ग्रेव्स डिजीज़ है, ये चीज़ें, तो इनमें फिर हमें दूसरी ड्रग्स देनी पड़ती हैं। फिर उसमें हाइपरथायराइडिज्म में तो ये आप थायरोसिन नहीं देंगे, न्यूमरकाजोल आती है और दूसरी एक और भी दवाइयाँ थी जो कि थायराइड हार्मोन को बॉडी में ख़त्म करती हैं, उसके लेवल्स को कम करती हैं, तो उन ड्रग्स को देना पड़ता है हमें। या फिर अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है तो फिर हमें थायराइड और कहते हैं जो ग्लैंड है उसकी थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि पार्शल करते हैं या कंप्लीट करते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन उसमें एक नुकसान हमारे पास एक और होता है कि थायराइड सिर्फ अकेला हार्मोन नहीं होता, इसके चारों कोनों पे छोटे से पैराथायराइड हार्मोन भी होते हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को बड़ा ज़बरदस्त किस्म से कंट्रोल करते हैं और वहाँ पे भी पेशेंट पे फंसने लग जाता है। तो इसको यूजुअली जो है लोग बहुत दफ़ा लाइट लेते हैं या उसकी मेडिकेशन को नहीं लेते, क्योंकि बहुत समझें लाइफ लॉन्ग चलती हैं तो लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरा लोगों को मशवरा ये कि इसको जो है अगर लाइफ लॉन्ग भी रिक्वायर पड़े तो आप इसको यूज़ करें, क्योंकि जब तक आप यूज़ करते हैं तो आप इतने हेल्दी रहते हैं कि आपको पता नहीं चलता और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आप आ जाते हैं। हमारे योगा में कुछ ऐसे पोस्चर्स और एक्सरसाइजेज मौजूद हैं जिससे हम आप मेडिसिन का लेवल कम हो सकता है, इंप्रूवमेंट की तरफ आप जा सकते हैं थायराइड की, तो वो आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं? मैं ऐसे लोगों को सभी को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि थायराइड कोई आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी तो कराता नहीं है और एक्सरसाइज कोई भी करें उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कोई नहीं है। और ये मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे जिनकी फैमिली हिस्ट्री है बट अभी तक वो किसी उसमें केसेस में अभी इन्वॉल्व नहीं है या उसकी कोई सिम्टम्स उनको अभी आए नहीं हैं।
तो मेरा उनको तो मशवरा होगा वो सबसे पहले इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को साथ में जोड़ें, अपने डाइट को भी अच्छा रखें और अपनी चीज़ों को भी बेहतर रखें। तो इस तरह से हो सकता है कि हो सकता है उस डिजीज़ के तो जाए नहीं, या उनके जाने का जो टाइम है वो भी कम बढ़ जाए। अल्लाह ना करे अगर वो इसमें इन्वॉल्व भी होते तो हो सकता है सीवियरिटी इतनी ना हो। तो मैं इस बात को ज़रूर रिकमेंड करूँ कि अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज है कि आपकी थायराइड की जो योगा आपकी बताती है तो उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दी माशाल्लाह, और अवेयरनेस दी हमें थायराइड की, और हमें बताया किस तरह से बचाओ, उसकी मेडिसिन और एक्सरसाइज के ज़रिए हम किस तरह बच सकते हैं, उसकी बेनिफिशियल। थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला हमारे लिए और हमें इन्फॉर्मेशन दी। नाजरीन, आज की इस वीडियो से हम समझते हैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अवेयरनेस मिली होगी कि थायराइड क्या है, जेनेटिकली किस तरह से होता है, हाइपर और हाइपोथायराइड में क्या फ़र्क होता है, आयोडीन नमक की क्या हैसियत है, किस तरह से लेना है, मेडिसिन किस तरह से लेना है, और एक्सरसाइजेस आपको थायराइड से किस तरह बचा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको योग के वो पोस्चर्स बताएंगे जिसके ज़रिए आप थायराइड से बच सकते हैं, या अगर आपको थायराइड हो गया है तो आप उससे अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपकी मेडिसिन की मिकदार कम हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़।